नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो चक्र व्यू और देखते हैं वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी वोटिंग के जरिए पसंद जाहिर की है। पहली कहानी, हंता वायरस से देश में हड़कंप है। अब ये हिंदुस्तान के लोगों को भी दहशत में डाल रहा है क्योंकि कुछ लोग हिंदुस्तान के भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। इस खबर को 12% लोग देखना चाहते हैं, आगे बात करेंगे। और अगली कहानी जो थी आज हमारी पोलिंग में कि क्या केरल में राहुल गांधी अब फंस गए कि किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे, क्यों कांग्रेस में कुर्सी युद्ध शुरू हो गया है। 18% लोगों ने इस खबर को देखने में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं तमिलनाडु में विजय का क्लाइमैक्स, क्या सीएम बनना अब उनका तय हो गया है। बहुत तेजी से घटनाक्रम आज दिन भर चेन्नई में हुए हैं। इस खबर में बहुत दिलचस्पी है हिंदी भाषी लोगों की। 32% लोग देखना चाहते हैं कि विजय के साथ क्या होने वाला है। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का एक अधिकारी और वो है शुभेंदु अधिकारी। क्या यही है सही तैयारी? इस खबर को देखने के लिए 38% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है और यही हमारी आज की कवर स्टोरी भी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये अमर पंक्तियां मशहूर कवि दुष्यंत कुमार साहब की हैं, जिसे बंगाल की सियासत में शुभेंदु अधिकारी ने साकार करके दिखा दिया है। ममता बनर्जी को घर बैठा देना आसमान में सुराख करने जैसा साहसी है। उन्होंने साबित किया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दशकों पुरानी सत्ता की नाव भी पलटी जा सकती है। उनके इसी मजबूत इरादों ने बंगाल की राजनीति की पूरी सूरत बदल कर रख दी है। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सियासत के शिखर पर आज पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि कभी उनके सिपाही रहे शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की सियासी लंका में आग लगाने का काम किया है। बंगाल में पहली बार बनी बीजेपी सरकार में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, जो कि मूलतः बीजेपी का काडर नहीं है। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें आज नेता चुन लिया गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उन्हें माला पहनाई और सीएम बनने का ऐलान कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। इस वक्त आप मेरे पीछे जो एआई जनरेटेड ये तस्वीर देख रहे हैं कोलकाता की दोनों बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया,
और वहां पे राजा की तरह, मुख्यमंत्री की तरह शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनकर अब बैठ चुके हैं। शपथ कल होनी है। सीएम बनने की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम शुरू से ही सबसे आगे चल रहा था। आज सुबह जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर जिस तरीके से उन्हें शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई, उससे साफ हो गया था कि दोपहर के बाद क्या ऐलान होने वाला। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। यूं तो अमित शाह के स्वागत में गुलदस्ता लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन अमित शाह ने पीठ सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की ही थपथपाई थी। अमित शाह ने यहीं से मैसेज दे दिया था कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शाम होते होते शुभेंदु अधिकारी हो जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे अब कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बहुत खास है क्योंकि इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है। इसी शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी और उसके कई सहयोगी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, मैं तो बोलूँगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले जो आज़ादी के बाद 47 साल के बाद पहली बार कोई हिंदू हृदय सम्राट बनने वाला है सीएम। इतना दिन तक शायद धर्मनिरपेक्ष के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करते गया है और बंगाल को पाकिस्तान का जो हाल है ऐसे बना दिया गया था और उससे मुक्ति मिलेगा बंगाल के जनता को। तो कल जो शपथ होगा हमारा, जो स्वेरिंग इन होगा, वो ऐतिहासिक होगा हर तरीके से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पार्टी वो स्वेरिंग इन करेगी, शपथ लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी होंगे। सारे बीजेपी जो प्रदेश है, राज्य है, वहां से सारे मुख्यमंत्री आएंगे। तो बहुत ग्रैंड प्रोग्राम है और शायद इसी दिन के प्रतीक्षा के लिए करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग काम कर रहे थे और अब जाके लग रहा है कि थोड़ा सा सफल हुए हैं, सुकून मिल रहा है। पश्चिम बंगाल अभिशाप मुक्त हुई और ये पाप मुक्ति हुई। ये पाप थी ये तृणमूल सरकार। मानिकतला भी पाप मुक्त हुई और अभी मानिकतला और पूरा पश्चिम बंगाल ये जो तोलाबाज, सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया। ये हम सब मिलकर खत्म करेंगे इसको। और एक और खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं, सरकार बनाने का क्लेम करने वाले हैं। दरअसल अमित शाह ने दिल्ली में जो बंगाल की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसे शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की धरती पर साकार करके दिखाया है। बंगाल में बीजेपी ने 5-6 सालों में संगठन की कमान अलग अलग नेताओं को सौंपी। दिलीप घोष के बाद सुकांता मजूमदार और फिर शमिक भट्टाचार्य को बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया। 2021 में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के प्रभारी थे तो इस बार पार्टी ने सुनील बंसल को एक कमान सौंप दी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो लगातार बना रहा। शुभेंदु अधिकारी पर दिल्ली का विश्वास लगातार बना रहा। 2021 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था और फिर बना ही रखा, उनको कभी नहीं बदला गया। वो उस पद पर रहे और आज वो अभी भी जो उनका एक्स हैंडल है, प्रोफाइल है ट्विटर का, उसमें उनके नाम के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन ही लिखा हुआ है। अभी इसको अपडेट करना बाकी है। दरअसल बीजेपी जानती थी कि विधानसभा हो या फिर चुनावी मैदान, ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला कोई है तो वो शुभेंदु अधिकारी ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान वो पूरा करने का काम करता है। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पावरफुल नेता बन चुके हैं। बंगाल में टीएमसी के किले को ढहाने और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी फ्रंटलाइन फाइटर की छवि के आगे ममता बनर्जी जैसी जमीनी नेता भी धराशायी आज हो गई। उन्होंने दीदी को लगातार 2-2 बार हराकर बंगाल की राजनीति में इतिहास लिख दिया है। ऐसा करने वाले वो देश के पहले नेता हैं जिन्होंने सिटिंग सीएम को लगातार 2 बार हराया हो। इस बार भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को 15 से ज्यादा वोटों से हराया, 15,000 से ज्यादा।
उससे पहले 2021 में भी उन्होंने नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को 1956 वोट से हराया था, जिसके बाद ममता बनर्जी को भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना पड़ा था और फिर वो मुख्यमंत्री बनी थी। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुभेंदु अधिकारी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। पूर्वी मेदिनीपुर और पुरुलिया झाड़ाग्राम में इलाके में उनकी सबसे गहरी पकड़ है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को 77 से 207 सीटों तक पहुंचाने की स्क्रिप्ट के पीछे शुभेंदु के सियासी कौशल का बहुत बड़ा रोल है। आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान। माँ दुर्गा माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है, इसके ज़्यादा हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की प्लानिंग को बंगाल की जमीन पर उतारा। पूरे चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी 24 घंटे कमांडो मोड में दिखाई दिए। शुभेंदु के बुलंद हौसलों से ही ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने नए बंगाल का एक नैरेटिव सेट किया। शुभेंदु ने बंगाल की जनता को विकास, शांति और सख्त प्रशासन का भरोसा दिलाया, जिसका इंतजार बंगाल की जनता बहुत बेसब्री से कर रही थी। शुभेंदु को अगर बीजेपी की जीत का आर्किटेक्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शुभेंदु ही वो शख्स थे जो चुनाव के दौरान ममता के बाहरी और बंगाली के नैरेटिव में दीवार बनकर खड़े रहे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी इस वक्त 57 साल के हैं। 31 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद आज शुभेंदु बंगाल के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। वैसे तो शुभेंदु का सियासी सफर 1990 के दशक में छात्र राजनीति से शुरू हुआ था, लेकिन 1995 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए। जब ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाई तो शुभेंदु अपने पिता शिशिर अधिकारी के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। 2001 में शुभेंदु अधिकारी ने मुगबेरिया सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2004 में तामलुक सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव भी शुभेंदु अधिकारी लड़े थे और हार गए थे। इसके बाद 2006 में वो पहली बार कांथी दक्षिण सीट से विधायक टीएमसी के चुने गए, लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट 2006 में शुरू हुए नंदीग्राम आंदोलन से आया। इसी आंदोलन ने उन्हें ममता का बहुत करीबी और भरोसेमंद नेता बना दिया। 2011 में टीएमसी की आंधी में लेफ्ट का किला गिर गया और बंगाल की सियासत में शुभेंदु एक ताकतवर नेता के तौर पर ममता के साथ उभरकर सामने आए। 2016 में जब दूसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनी तो शुभेंदु परिवहन मंत्री बनाए गए। 2018 में उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन इसके बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दखल से उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। शुभेंदु खुद को एक जमीनी नेता मानते थे, जिन्होंने नंदीग्राम जैसे आंदोलनों के जरिए पार्टी को खड़ा किया था, मजबूत किया था। उन्हें लगा कि अभिषेक बनर्जी को पैराशूट के जरिए उन पर थोपा जा रहा है। यहीं से ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के बीच एक सियासी जंग और टसल शुरू हो गई। 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद बंगाल में लड़ाई ममता वर्सेस लेफ्ट से हटकर ममता वर्सेस शुभेंदु शुरू हो गई और ममता के खिलाफ इस लड़ाई में बीजेपी की तरफ से नायक बने शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने बीजेपी को बंगाल में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल में टीएमसी के किले को गिराना आसान काम नहीं था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ही बीजेपी को 3 सीटों से 77 तक पहुंचाकर यह संकेत दे दिया था कि अब बंगाल में दीदी की नहीं दादा की चलेगी। पिछले 5 सालों में उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किए हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले, घुसपैठ, कटमनी, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर ममता को सीधी सीधी चुनौती दी। टीएमसी पर हमला करने के लिए शुभेंदु ने केवल भाषणों का सहारा नहीं लिया, बल्कि पूर्व टीएमसी नेता होने के नाते टीएमसी के बूथ मैनेजमेंट को काउंटर करने का प्लान तैयार किया। उनकी इसी सियासी सूझबूझ और अमित शाह के नेतृत्व ने आखिरकार ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को बंगाल से आज बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब शुभेंदु बंगाल के नए अधिकारी यानी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और यहां भी मुख्यमंत्री की ही बात है। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त वो हो रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने कभी नहीं की थी। सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने चुनावी मैदान तो फतेह कर लिया, लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। तमिलनाडु के नतीजों में विजय की पार्टी टीवी के 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 10 सीटें कम रह गईं। पहले कांग्रेस के 5 और सीपीएम के 2, सीपीआई के 2 और वीसीके के विधायकों ने विजय के नाम पर अब मुहर लगा दी है। यानी थलपति के पास अब मैजिक नंबर 118 से एक विधायक ज्यादा यानी 119 एमएलए हो गए हैं, जो बहुमत से एक ज्यादा है। यानी अब वो मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में कोई अड़चन नहीं बची है। आंकड़े दुरुस्त हैं, समर्थन पक्का है, लेकिन सवाल यह है कि बहुमत का पत्र हाथ में होने के बावजूद विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ का न्योता क्यों नहीं मिल रहा है। टीवी के पक्का विन करेगा और विजय सीएम पक्का बनेगा। ஆனா உண்மையான காங்கிரஸ் யாரு பக்கம் நிக்குது? நம்ம பக்கம் நிக்குது. और खबर तो ये भी आ रही है कि चेन्नई में गवर्नर आर्लेकर से विजय की मुलाकात हो रही है इस वक्त पे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं और अब लगभग रास्ता बिल्कुल साफ हो गया उनके मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन पापड़ काफी बेलने पड़े। बीते 4 दिनों के अंदर उनको समझ में आ गया होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। क्या चेन्नई के सियासी गलियारों में कोई गुप्त खिचड़ी पक रही थी, या फिर विजय के बहुमत वाले मैजिक नंबर को चुनौती देने वाली कोई इनविजिबल साजिश चल रही थी। चुनावी नतीजे आने के 100 घंटे होने को हैं। विजय के समर्थक सड़कों पर हैं और तमिलनाडु की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार रहा। और यह सस्पेंस कल शाम राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने एक मीडिया हाउस को दिए अपने इंटरव्यू से और बढ़ा दिया था। इस इंटरव्यू में गवर्नर साहब ने साफ कह दिया था कि जो पार्टी सरकार बनाने की इच्छा जता रही है उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। यानी गवर्नर साहब 118 के नंबर का आंकड़ा खुद देखना चाह रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार यह साफ कर चुका है कि संख्या बल को आंकने का काम विधानसभा के भीतर होना चाहिए, ना कि राज्यपाल के सामने। महामहिम राज्यपाल के बयान ने तमिलनाडु में सत्ता की कुर्सी का संघर्ष आर पार की जंग में आज तब्दील कर दिया। खबर आने लगी कि थलपति विजय की पार्टी टीवीके को सत्ता से दूर रखने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके हाथ मिला लें। पर्दे के पीछे ये प्रयास, ऐसा कहा गया, शुरू भी हो गए थे। इस खबर से तो राज्य के सियासी गलियारों में भूकंप सा आ गया। गठबंधन की खबरों पर भड़की विजय की पार्टी टीवीके ने सीधे तौर पर बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। टीवीके ने कहा कि अगर ये दोनों द्रविड़ पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी तो टीवीके के सभी विधायक एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। सड़कों पर इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस सियासी खींचतान के बाद आज सुबह चेन्नई में गवर्नर हाउस के बाहर भारी हंगामा हुआ। विजय के हजारों समर्थकों ने नारेबाजी की और पुलिस को कार्यकर्ताओं को हिरासत तक में लेना पड़ा हालात को काबू में रखने के लिए। दरअसल पूरा पेच लोक भवन में आकर फंस गया था। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने गुरुवार को दूसरी बार विजय के दावे को खारिज कर दिया था। राज्यपाल की शर्त बहुत साफ थी कि 118 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आओ, तभी सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। चेन्नई में क्या हलचल है, इसको जानने के लिए मेरी सहयोगी कृतिका तिवारी हमारे साथ है। कृतिका, अभी क्या स्टेटस है? राज्यपाल के साथ मुलाकात हो गई, टाइम मिल गया, कब बहुमत साबित करना है? एनी डिटेल्स? विजय, जो हमें मालूम पड़ा है कि अभी गवर्नर के साथ विजय की मीटिंग फाइनली हो चुकी है। विजय का कॉन्वॉय गवर्नर हाउस लोक भवन से निकल चुका है। माना यह जा रहा है कि अभी वो लेफ्ट पार्टीज में जाएंगे, जैसा कि आपने पहले बताया। लेफ्ट पार्टीज, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, इन दोनों के 2-2 विधायक चुने गए हैं तमिलनाडु की सरकार में। इन्होंने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट विजय की पार्टी को आगे सामने रखा है। पार्टी का ये कहना है कि गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर के जिम्मे में ये नहीं आता है कि वो मेजॉरिटी प्रूव करवाएं लोक भवन
में ये मेजॉरिटी सिर्फ फ्लोर टेस्ट पर प्रूव होती है और इस बात की एक तरीके से प्रोटेस्ट में कहिए इसलिए कि गवर्नमेंट फॉर्म हो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए लेफ्ट पार्टीज ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। इसका ये मतलब है कि उन्होंने कोई भी पावर शेयरिंग या कैबिनेट बर्थ में हिस्सेदारी नहीं मानी है। हमारे सूत्रों के हिसाब से कल ही स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जानी चाहिए विजय की। आपको याद होगा मई 7 को 11:30 बजे का टाइम था। नेहरू इंडोर स्टेडियम में सारी प्रेपरेशंस भी स्टार्ट हो गई थी। ये सब हम लोगों ने हमारे दर्शकों को भी दिखाया था, पर नंबर ना होने के कारण और लेकर के गो अहेड ग्रीन सिग्नल ना आने के कारण ये स्वेरिंग इन सेरेमनी डिले हुई थी। तो माना ये जा रहा है कि ये कल सेरेमनी अंडरटेक हो सकती है और अभी विजय लेफ्ट पार्टीज में जाकर पर्सनली इन पार्टी के हेड्स को धन्यवाद करेंगे। चलिए देखते हैं कितने दिनों का समय मिलता है बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि टेस्ट तो फ्लोर पे होगा, सदन में होगा। कृतिका शुक्रिया, आप आपके साथ अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। महामहिम विजय से विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी मांग रहे थे महामहिम आर्लेकर साहब। अब समझिए विधायक के अधिकार और बहुमत का गणित क्या होता है, क्यों राज्यपाल के फैसले पर सवाल खड़े हुए। हर विधायक को सदन में 3 अधिकार है जो उन्हें संविधान ने दिया है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। किसी भी प्रस्ताव या बिल पर विधायक या तो समर्थन दे सकता है या फिर विरोध कर सकता है, और नहीं तो तीसरा अधिकार भी है और वो है एब्सटेन रहने का। एब्सटेन का मतलब है कि वो सदन में मौजूद रहेगा लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। एक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका, अपने आप को अपक्ष दिखाने का तरीका है। इससे ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं। तीसरी मुलाकात है 2 दिन के भीतर। गवर्नर आर्लेकर को विजय समर्थन की चिट्ठी सौंप रहे हैं और इस बार उनके पास 118 से ज्यादा नंबर हैं। उनके खुद के 108, कांग्रेस के 5, दोनों लेफ्ट पार्टीज के 2-2, वीसीके के और 2। ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाता है और 108 में 11 जोड़ते हैं तो 119 का ये आंकड़ा है और बहुमत के लिए वहां पर 118 नंबर चाहिए। तो आर्लेकर साहब उम्मीद करनी चाहिए कि अब इन चिट्ठियों को देखने के बाद संतुष्ट महसूस कर रहे होंगे, सेटिस्फाइड महसूस कर रहे होंगे। And what the Constitution contemplates is a decision on the floor of the House. It is at the floor that it is conclusively decided. At the time of consideration as to who to invite, it is for the governor only to see whether the person has a plausible chance of forming a government. Conclusively establishing it is not his job. अब आपको सीपीआई, सीपीएम और वीसीके की स्थिति पता होनी चाहिए। तीनों पार्टियों ने आज मीटिंग की। सूत्रों का दावा है कि तीनों पार्टियों ने टीवीके को, जैसा कि कृतिका मेरी सहयोगी बता रही थी, समर्थन देने का बिना शर्त ऐलान भी कर दिया। सूत्रों ने दावा किया कि सरकार बनने के बाद विजय की कैबिनेट में सहयोगी दलों को भी मंत्री पद अब दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार में स्टेबिलिटी के लिए जो छोटी पार्टियां उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। वीसीके को 1 मंत्री पद मिल सकता है। सीपीआई और सीपीएम के हालांकि 2-2 विधायक हैं, दोनों को 2-2 मंत्री, मतलब इन दोनों को मिला के 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी सरकार में शामिल होगी, उसको भी 2 या 3 कैबिनेट के पत्र मिल सकते हैं। तीनों पार्टियों का, यानी चारों जो छोटी पार्टियां हैं जो साथ देंगी, स्टैंड बहुत क्लियर है कि राज्यपाल को अब सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते विजय को सीएम की शपथ का न्योता तो मिलना चाहिए। TVK has approached Tamil Nadu. It also approached CPIM in Tamil Nadu, approached VCK in Tamil Nadu. We have responded to that letter positively. Our Tamil Nadu unit of our party has taken a position in consultation with the national leadership of our party. We have agreed to extend support. ये डी राजा थे सीपीआई के सबसे बड़े नेता। ऐसा नहीं है कि देश के संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यपाल को त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति से सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राज्यपालों ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता दिया है। कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स हैं पता होने चाहिए आपको। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सुबह सुबह राज्यपाल ने बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम के तौर पर उस वक्त एनसीपी के बागी रहे अजीत पवार को शपथ दिला दी थी, जबकि नंबर नहीं देखे गए थे।
इसी तरीके से 2018 में कर्नाटक में बीजेपी को सरकार बुलाने के लिए न्योता दे दिया गया था। येदियुरप्पा सीएम भी बन गए थे, लेकिन उस वक्त भी उनके पास जरूरी नंबर नहीं थे, बहुमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और 1 महीने का वक्त दिया गया था बहुमत साबित करने को। 2017 का याद करिए, गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने छोटी पार्टियों से पोस्ट पोल अचानक अलायंस कर लिया और गवर्नर के पास पहुंच गई सरकार बनाने का दावा लेकर, और सरकार ने वो दावा मान भी लिया और शपथ भी दिला दी। 2017 में मणिपुर में कांग्रेस के पास ज्यादा सीट होने के बावजूद बीजेपी को राजभवन से सरकार बनाने का न्योता मिला था। तो तमिलनाडु के राज्यपाल अर्लेकर साहब ने विजय को भले ही ये भरोसा दिया हो कि अभी वो किसी और पार्टी को न्योता नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन टीवीके के सभी विधायकों के इस्तीफे की धमकी के पीछे वो डर है जो पिछले 10 सालों में अलग अलग राजभवनों में देखने को मिला है। This is not something which has happened for the first time in this country. There have been many instances where if nobody had a full majority, then the largest party has been called to come and form the government and given time to prove the majority. And that is what should have happened in this case. बीते 4 दिनों में राज्यपाल आर्लेकर के फैसलों को लेकर कई तरह की समीक्षा की गई, जिसमें आलोचना भी हुई। अब आपको जानना चाहिए कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं कौन, जिनके फैसले पर विजय की किस्मत अभी भी टिकी हुई है। आर्लेकर साहब का जन्म गोवा में हुआ। वो 72 साल के हैं। कम उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। 1989 में बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 2012 में वो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। 2015 में गोवा के पर्यावरण और वन मंत्री भी बने। जुलाई 2021 में राजेंद्र आर्लेकर को गवर्नरशिप मिली और वो महामहिम आर्लेकर बन गए। हिमाचल प्रदेश, बिहार होते हुए केरल के राज्यपाल बने। इसी साल 12 मार्च से तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उनको सौंपा गया था। बिहार के राज्यपाल रहते हुए राजेंद्र आर्लेकर के एक बयान से विवाद भी हुआ था। आर्लेकर साहब ने उस वक्त कहा था कि अंग्रेज केवल सत्याग्रह नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देकर भारत छोड़कर गए हैं। इस बयान पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति उस वक्त जताई थी। थलपति विजय ने 2 सीटों पर जबकि इस बार चुनाव लड़ा है, पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट। जनता ने दोनों सीटों पर विजय पर जमकर प्यार बरसाया और दोनों सीटों से विजय को भारी जीत मिली है। नियमों के मुताबिक अब विजय को 1 सीट छोड़नी होगी। खबर है कि विजय पेरंबूर की सीट रख सकते हैं। वजह यहां का जीत का मार्जिन त्रिची के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। ऐसे में तिरुचिरापल्ली ईस्ट की सीट खाली होना लगभग तय माना जा रहा है। अब टीवीके से जुड़े लोग चाहते हैं कि इस खाली सीट पर एक ऐसा ही बड़ा और पॉपुलर चेहरा चुनाव लड़े जो विजय जैसी लोकप्रियता रखता हो। और इस वक्त तिरुचिरापल्ली में जो नाम बहुत तेजी से चल रहा है वो है एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का, जो कि विजय की खास करीबी भी है। इन दिनों थलपति विजय की पर्सनल लाइफ की भी चर्चा जोरों पर है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है विजय की शादीशुदा जिंदगी को लेकर। खबरों की माने तो विजय और उनकी पत्नी संगीता सोनालिंगम का 27 साल पुराना रिश्ता खत्म होने की कगार पर खड़ा है। पिछले साल संगीता ने थलपति पर धोखा देने का आरोप लगाया था। इसी बीच एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ विजय का नाम जुड़ने लगा है। 4 मई की तस्वीर आपको याद है ना? नतीजों के ऐलान के साथ ही त्रिशा कृष्णन चेन्नई में विजय के घर पहुंची थीं। इतना ही नहीं, रिजल्ट से पहले तिरुमाला मंदिर जाकर बालाजी के दर्शन भी किए थे और कहा यह जा रहा है कि टीवीके की जीत में विजय के लेडी लक की भी बड़ी भूमिका रही। त्रिशा और विजय रिलेशनशिप में हैं, इसकी पुष्टि दोनों में से किसी ने नहीं की है। इस बीच विजय के साथ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर त्रिशा ने जो पोस्ट कर रखी हैं, वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। दोनों की जोड़ी को साउथ सिनेमा की सुपरहिट जोड़ियों में से एक माना जाता है। त्रिशा कृष्णन और विजय ने साल 2004 में पहली बार फिल्म घिल्ली में काम किया था और ये सुपरहिट रही। त्रिशा और विजय जब एक बार एक्ट्रेस अनु हासन के चैट शो कॉफी विद अनु में नजर आए थे तो एक्ट्रेस ने विजय के बारे में कई सारी बातें बताई थी। त्रिशा ने बताया था कि सेट पर थलपति विजय कैसे थे और उनके साथ फिल्मों में काम करने का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। त्रिशा की माने तो शुरुआत में जब वो थलपति से मिली थी तो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई थी, उनके बीच कोई मेल नहीं था, पर बाद में फिर दोस्ती हो गई। त्रिशा के माने
तो विजय बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं, सेट पर आते थे और अपना काम करके निकल जाते थे। और यही वजह है कि अब तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से त्रिशा के पॉलिटिकल एंट्री की खबर तेजी से वायरल हो रही है। त्रिशा चुनाव लड़ेंगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें देख लीजिए। विजय राज्यपाल से मिलने गए हैं, सरकार बनाने का दावा पेश किया है, नंबर पूरे दिखा दिए गए हैं, चिट्ठी दिखाते हुए गए हैं राजभवन के अंदर। लोक भवन बोलते हैं हमारा राजभवन को। अब किसी भी वक्त वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसकी तैयारी कर ली गई है। अमूमन विजय तमिल भाषा में ही बोलते हैं, जो वो बोलेंगे, बात करेंगे तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन वर्जन हम आपको जरूर नवभारत पर सुनाएंगे। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की और ये भी कहानी मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। केरला में इस वक्त 3 लोग सुबह उठते ही आईने से पूछ रहे हैं, मिरर मिरर ऑन द वॉल, सीएम कौन बनेगा आफ्टर ऑल। वहीं राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन क्या सच में केरलम जीतकर भी फंस गए हैं राहुल गांधी? 10 साल बाद कांग्रेस ने केरलम में वापसी की है, लेफ्ट का किला ढहा है, राहुल गांधी को जीत का श्रेय मिला। लेकिन अब सवाल है कि क्या जीत के बाद कांग्रेस फिर उसी बीमारी का शिकार हो रही है जिसने राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर दिया? क्योंकि केरला में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यूडीएफ को जीत तो मिल गई, लेकिन जीत के बाद अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही सवाल अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट बन गया है। केरलम कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए इस वक्त 3 बड़े चेहरे दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के बेहद करीबी केसी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता जो अब तक रहे वीडी सतीशन और सीनियर कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला, जो पिछले कई बार से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास वहां करते रहे हैं। तीनों दिग्गज नेता हैं केरला में, तीनों महत्वाकांक्षी हैं, तीनों के समर्थक भी अलग अलग हैं। सभी के समर्थक अपने अपने नेताओं की दावेदारी को सबसे मजबूत बताते हैं। बस यहीं से कांग्रेस की असली परंपरा शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस को चुनाव जीतना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल काम मुख्यमंत्री चुनना होता है। That cannot be updated by me. It is up to the High Command to consider. I was not a party in that process. Is it true, sir? Most of the MLAs want KC Venugopal because I don't know. I cannot make any comments. It is up to them to consider. You also give a name for the KC. I have given the choice of the High Command to be final. So you want KC Venugopal? No. I have no specific name. I have given total freedom to the High Command to select. यानी जीत की खुशी ठंडी पड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का खेल अब दिखने लगा है। गौर करने वाली बात यह कि केरला में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की पूरी कहानी बताते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के करीब 63 विधायकों में से 47 विधायक केसी वेणुगोपाल के समर्थन में हैं। वहीं वीडी सतीशन को सहयोगी दल, क्योंकि यूडीएफ की सरकार है, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस जोसेफ का समर्थन मिला हुआ है। जबकि रमेश चेन्नीथला भी खुद को दौड़ से बाहर मानने को तैयार नहीं है, अपने आप को सीनियर मोस्ट नेता कहते हैं। यानी केरला में जीत कर आए कांग्रेस के विधायक एक तरफ, कांग्रेस के सहयोगी दल दूसरी तरफ, और हाईकमान के तौर पर राहुल गांधी के बीच में फंसे हुए दिखाई देते हैं। They will submit their report on today itself. They already left from here to Delhi yesterday night. Today they will submit their report. Tomorrow the decision will be taken by High Command with the consultation of senior leaders from Kerala. कांग्रेस हाईकमान ने हालात को संभालने और विधायक दल का नेता चुनने के लिए मुकुल वासनिक और अजय माकन को ऑब्जर्वर्स बनाकर तिरुवनंतपुरम भेजा था। उन्होंने विधायकों से कल 1-to-1 बातचीत भी की, फीडबैक लिया, विधायक दल की बैठक हुई थी और पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक बाहर आए तो उनके हाथ में विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी की एक तस्वीर दिखाई दी। इसमें नाम लिखे हुए थे किस विधायक की कौन पसंद है। विधायकों ने सीएम पद के लिए ज्यादातर नाम जो इस कागज में दिख रहे थे वो केसी वेणुगोपाल के आगे केसी लिखा हुआ था। यानी ज्यादातर विधायक ये चाह रहे थे कि सीएम फेस के तौर पर वो केसी का समर्थन करेंगे। मुकुल वासनिक और अजय माकन दिल्ली लौट आए हैं। अब अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को यहां पर दिल्ली में करना है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह कि हाईकमान खासकर राहुल गांधी के करीबी वेणुगोपाल को मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर विधायकों ने उनका नाम लिया है। जबकि फील्ड में सतीशन की लोकप्रियता ज्यादा बताई जाती है, क्योंकि वो केरल में रहकर वहां पर जमीन पर लेफ्ट की सरकार से लड़ रहे थे। अंतिम फैसला अब राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष
खड़गे के लेवल पर होना है। We had held one-to-one discussions with individual MLAs, and whatever they have said, we noted it down. It is not only the names, many people had many things to say. We have noted it down and we have submitted it to the High Court. वैसे जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बहुत ही दिलचस्प शब्द होता है। इनका काम होता है सबको सुनना, सबको भरोसा देना और फिर दिल्ली आकर कहना सर स्थिति बहुत गंभीर है, आपको संभालना होगा। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के हवाले से अंदर की खबर आज जो मिल रही है वो ये कि केरल में अगले मुख्यमंत्री के नाम 3 बड़े फैक्टर को ध्यान में रखकर तय होंगे। पहला, कांग्रेस विधायकों की राय क्या है, दूसरा, सहयोगी पार्टियों की राय क्या है और तीसरा, जनता के बीच लोकप्रियता यानी पब्लिक ओपिनियन क्या है। बताया जा रहा है कि करीब 47 विधायक वेणुगोपाल के साथ बताए गए हैं जो चिट्ठी सौंपी है अजय माकन और मुकुल वासनिक ने। लेकिन कांग्रेस में गणित उतना मायने नहीं रखता जितना हाईकमान का मूड रखता है और यही वजह कि केरल में सरकार बनने से पहले ही दिल्ली दरबार लीग शुरू हो चुकी है। वैसे केरल में जो हालात बने हैं वो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। जहां भी कांग्रेस को चुनावों में जीत मिलती है वहां सीएम पद को लेकर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाना आम बात है। हाईकमान कोई ठोस फैसला लेने से पहले बचता दिखाई देता है। इसी वजह से गुटबाजी बढ़ जाती है और नतीजा अक्सर ये होता है कि पार्टी अंदर से कमजोर दिखने लगती है और अगले चुनावों में हार हो जाती है। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए। हाल के दिनों में राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की रस्साकशी कई दिनों चली। दिल्ली जो आलाकमान था वो समझौता नहीं करा पाया, कांग्रेस कमजोर हुई और नतीजा फिलहाल कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंची। राहुल गांधी देखते रहे, सुलझा नहीं पाए और दोनों की खींचतान में सरकार वहां चली गई। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लीजिए। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल वाले फॉर्मूले की चर्चा चली। टीएस सिंहदेव 2.5 साल के बाद लड़ते रह गए लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अविश्वास खत्म नहीं हुआ और फिर जब चुनाव आया छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की क्या गत हुई। भूपेश बघेल बुरी तरीके से चुनाव हार गए। अब आप पंजाब का एग्जाम्पल देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई ने कांग्रेस को पंजाब में एक तरीके से खत्म कर दिया था और वहां पे आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी जीत लेकर आई और अब सरकार बना ली, 5 साल लगभग होने आ गए। कांग्रेस ने अपना ही मुख्यमंत्री वहां पर कमजोर किया। घर की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। पंजाब से कांग्रेस साफ हो चुकी थी। अब पंजाब दोबारा जीतने की कोशिश में कांग्रेस लग गई क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां कमजोर हो रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूं कर्नाटक का। कर्नाटक में सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार की तलवारें जब से सरकार बनी है तब से तनी हुई है, डे 1 से। और अब केरल में भी वही तस्वीर दिख रही है। यहां भी कांग्रेस वही कर रही है जो वो सबसे बेहतर करती आई है, यानी जीत के बाद गुटबाजी। चुनाव से पहले केरल में शशि थरूर और कांग्रेस हाईकमान के बीच दूरी की खबरें भी आई थी, आपको याद होगा। उम्मीदवार चयन पर मतभेद हो गए थे, रणनीति पर मतभेद की बात सामने आई थी और अब जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने, जो कि लोकप्रिय नेता भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और केरल के हालात के बारे में अपने अनुभव साझा किए। थरूर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, एक मजबूत, सीधे और अनुभवी दिग्गज के साथ अपने विचार साझा करना हमेशा अच्छा लगता है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है। जब पार्टी सत्ता में नहीं होती तो गुटबाजी छिपी रहती है, लेकिन सत्ता मिलते ही गुटबाजी खुलकर सामने आ जाती है। वही कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि हाईकमान का ऊपर से फैसला अक्सर स्थानीय भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है, जिससे नाराजगी बढ़ जाती है। अब राहुल गांधी के लिए समय आ गया है कि वो न सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनाए बल्कि जीत को संभाल कर रखने का फॉर्मूला भी बनाए। फिलहाल केरल कांग्रेस को एकजुट रखना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर यहां भी गुटबाजी हावी हुई तो केरल में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत भी कहीं अल्पकालिक साबित ना हो जाए, क्योंकि केरल की जनता ने बदलाव का मैंडेट दिया है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान इस मैंडेट को गुटबाजी के चंगुल से बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। और अब कार्यक्रम के आखिर में आगे बात होती है पब्लिक व्यू की। शांतनु गोस्वामी का ट्वीट है बंगाल की स्थिति पर। अधिकार कर साथ अक्सर आता है अहंकार। बंगाल को अधिकारी नहीं जनसेवक चाहिए जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा हो। एक और पब्लिक व्यू है विजय की जीत पर। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं, थलापति के फैन क्लब मक्कल यक्कम ने कई वर्षों से जमीन पर काम किया। उनकी छवि पड़ोसी और मददगार की बनी।
चुनाव के वक्त यही फैंस अनुशासित पॉलिटिकल वर्कर में तब्दील हो गए। एक और पब्लिक व्यू है बंगाल के चुनाव को लेकर। कमल किशोर, बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। शुभेंदु अधिकारी को अब आपको बंगाल की जनता को योगी हिमंता वाला मॉडल दिखाना होगा। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।